हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं विकास और एक बार फिर से पीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि मेरे साथियों, रीट और पटवार के प्रतियोगी छात्राओं की काफ़ी पुरजोर मांग भी थी कि आप हिंदी की क्लासेज भी लगे, तो काफ़ी समय से इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था। काफ़ी छात्रों की मांग थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से होना चाहिए, उसी की तर्ज पर मैं आपके सामने रेखा मैम को लेकर आया हूँ, आपके सामने मुखातिब करवाने के लिए। और इनके पास में काफ़ी कंपटीशन क्लासेस का लंबा अनुभव है और जहाँ तक उम्मीद है और पिछली भर्तियों की भी बात करें अपन, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस इनके पढ़ाए हुए सिलेबस में से ही आए हैं। तो निश्चित रूप से आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार इसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। फिर आपको खुद को लगेगा कि हिंदी हमने काफ़ी जगह और भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो अलग जगह आपने पढ़ी और यहाँ पर आपको 100% कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। पूरा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद में सीधा ट्रिक से आपके दिल और दिमाग में सीधी बातें सेट हो जाएगी जो एग्जाम के अंदर ही मिलेगी आपको। तो ज्ञानार्थी कहने का मेरा मतलब ये है कि ज्ञान का अर्जन करने वाले, ज्ञान को अपने अंदर जो समाने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्ञानार्थी कहलाते हैं। हम सभी अपने बचपन से जीवन में कुछ न कुछ सीखते जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मेरा जो आपसे परिचय है वो है आप ज्ञानार्थी, और मैं हूँ रेखा प्रजापत, आपकी हिंदी की सहयोगी कह सकते हैं, अध्यापिका तो क्या कहना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक शिक्षार्थी हूँ। शिक्षा का अध्ययन जो है, हम अर्जन जो है, ज्ञान का अर्जन जो है वो बचपन से बुढ़ापे तक करते जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो असफलताओं से घबरा जाते हैं वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सफलता प्राप्त करने का एकमात्र जो हमारे पास हथियार है, औजार है, वो क्या है? हमारा परिश्रम, दृढ़ परिश्रम और दृढ़ निश्चय कि बस मुझे तो रीट पार करनी ही है। रीट का चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप ले लीजिए, जब तक आपके मन में दृढ़ निश्चय नहीं होगा आप कैसे उसको पार कर पाएंगे? आप अपने लक्ष्य तक पहुंच कैसे पाएंगे? जब तक आपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं किया तब तक आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जीवन में कोई भी परीक्षा हो, आप पार नहीं कर सकते। तो सफलता प्राप्त करने का पहला और अंतिम जो आपके पास शक्ति है, जो आपके पास ऊर्जा है, वो है आपका दृढ़ निश्चय और आपका कठोर परिश्रम। तो इस परिश्रम के साथ आपके पास होना चाहिए अनुभवी शिक्षकों का साथ, क्योंकि जब तक अनुभवी शिक्षक आपके साथ नहीं होंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पता है हिंदी विषय आप सभी जानते हैं, अरे हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी तो बहुत सरल है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, बचपन से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम उस पर क्या ध्यान दें? हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं जो हमें नहीं आती, हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं जो हमें नहीं आती, अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हम उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? हम हिंदी तो है, क्या है, कर लेंगे। नहीं, आप ये समझते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हमें आता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जब यही संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, संधि, समास, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब आप घबरा जाते हैं। ऐसे तो हमने कभी प्रश्न देखे ही नहीं, इस तरह से तो कभी प्रश्न आए ही नहीं। यहीं पर समस्या शुरू होती है, क्योंकि हमारी तैयारी कहाँ से शुरू होती है? हमारी तैयारी शुरू होती है हमारे दिमाग में जो है वो कब सायरन बजना शुरू होता है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन आने लग जाता है कि बस अब 25 अप्रैल को, इस दिनांक को हमारा एग्ज़ाम है, हमारी परीक्षा है। तब हम सोचते हैं, और वास्तव में उस समय सोचना बहुत ही घातक है हमारे लिए, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, वो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है कितने प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग नींद से जाकर परीक्षा देने जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं,
वर्षों परिश्रम करते हैं। कुछ लोग पिछले साल जो है, हो सकता है कि पिछली बार के परीक्षा में पास नहीं हो पाए हों, 3-4 नंबरों से रह गए हों, और इस बार वो परिश्रम कर रहे हो, तो कहाँ आप वहाँ कहाँ स्थित होंगे, आप कहाँ उनके बीच खड़े होंगे, किस तरह से आप अपने आप को उन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर पाएंगे? आप कर पाएंगे उन छोटी छोटी ट्रिक्स से, उन छोटे छोटे जो तरीके हैं जो कि आपको हिंदी को अच्छी तरह समझने में काम आएंगे। तो हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक, हम मानते हैं, लेकिन भाषा जो रीड का हमारा लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, उसमें भी भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय में हमारी हिंदी है, और हिंदी में वही सब कुछ है जो कि पूरा व्याकरण है। व्याकरण आपका, हिंदी का व्याकरण आपको पता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, संधि है, समास है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत्व है, शब्द निर्माण है। आपके बहुत सारे जो हिंदी की पूरी व्याकरण, एक तरह से देखा जाए तो हिंदी की पूरी व्याकरण ही जो है वो आपके सामने रीड के एग्जाम में, परीक्षा में है आपके पास। क्या कुछ नहीं पढ़ेंगे आप मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे प्रथम, फिर उसके बाद में शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। आप उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, आप इतना सारा पाठ्यक्रम देखकर घबरा जाएंगे। और हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो घबरा जाते हैं, जो लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही अग्निपथ, जो हमारा अग्निपथ है, उस अग्निपथ पर चलने से पहले ही डर जाते हैं, वो क्या सफलता प्राप्त कर पाते हैं? तो आइए, इन छोटी छोटी बाधाओं को हंसते हंसते पार करना है हमें, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसकी शुरुआत हम आज ही से करते हैं, और उस शुरुआत के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा उन छोटे छोटे जो कि महत्वपूर्ण हैं। आपको लगता है कि संधि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समास हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर दिमाग में घुसता नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो दिमाग में घुस जाता है बिल्कुल, लेकिन ऐसे व्याकरण के कुछ बिंदु हैं, कुछ प्रकरण हैं जो हमारे दिमाग में नहीं घुसते हैं, और जो हमारा भाषा प्रथम है और भाषा द्वितीय है, इन दोनों में आने वाले हैं। देखिए, भाषा प्रथम जो है आपका, भाषा प्रथम जो है उसमें क्या है? आपका भाषा प्रथम क्या होता है? भाषा प्रथम में आपको संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, संधि है, समास है, सारे बिंदु आपके भाषा जो द्वितीय है हिंदी उसमें भी है। ज़्यादातर जो ज्ञानार्थी हैं, ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षा को देने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो भाषा प्रथम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि भाषा द्वितीय में उनको अंग्रेजी लेनी होती है, भाषा द्वितीय में उनको संस्कृत लेनी होती है, पंजाबी, गुजराती, आप अपने हिसाब से भाषा ले सकते हैं। लेकिन भाषा प्रथम का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा भाषा द्वितीय से थोड़ा सा सरल होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो अनुदेशन है, जो हमारा माध्यम है, जो अनुदेशन है, वो भाषा प्रथम का है, भाषा प्रथम की हिंदी का है। तो हमारे भाषा प्रथम का जो हमारा जो भाषा प्रथम जो हमारी है, उसमें क्या है? भाषा प्रथम में जो हमारी हिंदी है, उसमें जो हमारा प्रथम और प्रमुख जो हमारा क्या है? हमारा प्रमुख एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है संधि। संधि नाम सुनते ही घबरा जाते हैं सभी, क्योंकि बचपन से समझ में नहीं आ रहा है। संधि और समास तो दिमाग में घुसते ही नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से आपको संधि समझाऊंगी मैं। आप अ से अनार से लेकर जो हमारे पूरे 11 स्वर हैं औ तक, सिर्फ उसी में अगर आप संधि समझ जाएं, अगर आप क से लेकर म तक व्यंजनों में सारी संधि समझ जाएं, तो इससे ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ आपके लिए क्या होगा? तो आपके मन में जिज्ञासा तो बन ही रही होगी कि भाषा प्रथम की आपकी जो हिंदी है, भाषा प्रथम की आपकी जो हिंदी है उसमें, और भाषा द्वितीय की जो आपकी हिंदी है उसमें संधि में से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने वाले हैं जिनको अगर हम कर लें तो बिल्कुल
उन नंबरों को, जो 15 नंबर की आपकी जो व्याकरण है और जो 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां आपको देखिए, शिक्षण विधियां आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, आप बाल मनोविज्ञान में भी पढ़ेंगे और आप सामाजिक विज्ञान या गणित या फिर विज्ञान में भी पढ़ेंगे। तो शिक्षण विधियां हिंदी की थोड़ी सी उन सबसे अलग है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि व्याकरण भी इसके अंदर आ जाता है। तो शिक्षण विधियों के अलावा जो आपकी 15 नंबर की व्याकरण है, उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न किस में पूछे जाएंगे? संधि में से, समास में से, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो हमारा दिमाग जो है असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है, वहां होता है संधि और समास में। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी में आपको संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब कुछ पूछे जाने वाले हैं। चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल का परीक्षा दे रहे हो, प्रतियोगिता दे रहे हो, तो आपके ये बिंदु, ये प्रकरण तो आने ही आने हैं। तो सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आज मैं सबसे महत्वपूर्ण आपका जो विषय है, जो प्रकरण है व्याकरण का, वो है संधि, उसे प्रारंभ करने जा रही हूं। लेकिन संधि से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूं कि शब्द निर्माण जो शब्द निर्माण कैसे होता है। शब्द निर्माण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से? संधि से, समास से और प्रत्यय से और उपसर्ग से। प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय में हम क्या करते हैं? प्रत्यय जो है उसमें हम पीछे लगाते हैं। शब्दांश, जो वाक्यांश होते हैं, जो वाक्यों के अंश होते हैं, उसके अलावा शब्दांश। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्वर और वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो होता है, सबसे पहले भाषा का जो है हम रूप कैसे करेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा बोलने के लिए हमें सबसे पहले लिखना, बोलना, सुनना, ये सब कुछ ये हमारे शिक्षण विधियों में हमें बताया जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले शुरुआत से शुरू करना होगा। तो अगर हम प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास के लिए अगर हम शब्द निर्माण करते हैं, तो शब्द कहाँ से आए? शब्द कहाँ से आए? वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र स्वरूप को शब्द कहा जाता है। कि वर्ण कहाँ से आए? तो वर्ण जो है वो है हमारे स्वर और हमारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल को क्या कहा जाता है? उनके मेल से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। और इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनता है? एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनता है। और इस शब्द का प्रयोग, अब इस शब्द में हम कहीं पर आगे शब्दों का निर्माण अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं? मूल शब्द के साथ में हम आगे अगर हम कुछ शब्दांश लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे उपसर्ग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे उपसर्ग बन जाते हैं। और उसके साथ में अगर हम पीछे कुछ शब्दांश लगा देते हैं तो वो प्रत्यय बन जाते हैं। लेकिन समास और संधि में क्या होता है? समास में संयोग होता है और संधि में हम क्या करते हैं? शब्दों को, कुछ पदों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समास में भी जोड़ते हैं, वहां संयोग होता है। और संधि में क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। संधि शब्द पे आते हैं हम। संधि शब्द पे जब हम आते हैं तो संधि शब्द में क्या है? संधि का अर्थ बताएंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़, योग। जब हम शब्दों का योग करते हैं, शब्दों का योग, ठीक है, शब्दों का योग मैंने कर दिया, मैंने शब्दों का योग कर दिया। मिठाई एक शब्द है, मिठाई एक शब्द हो गया, हुआ ना शब्द। मिठाई एक शब्द हो गया और इसमें मैंने योग किया वाला। मैंने क्या योग किया? वाला। तो क्या मिठाई वाला में संधि यानी योग हुआ है? मिठाई वाला। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? मिठाई वाला। कैसे बोलेंगे हम? मिठाई वाला बोलेंगे। इसी तरह से दुकान वाला, पान वाला। क्या इसमें कहीं हमको लग रहा है कि यहां पर संधि हुई है? शब्द आपस में मिले हैं, शब्द पास पास में आए हैं, लेकिन यहां पर संधि नहीं हुई है। संधि क्या होती है? उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी व्याकरण की विधि है, प्रणाली है, उस पर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि
संधि कैसे होती है, उससे पहले कुछ उदाहरण मैं आपको करवाती हूं। जैसे कि देखें, रामानुज, रामानुज मैंने शब्द लिखा आपके सामने, दो शब्दों से मिलकर बना है राम और अनुज। यहां पर है प्रत्यक्ष, शब्द हमारे सामने आया प्रत्यक्ष। शब्द है हमारे सामने नीरज। इतने सारे शब्द, विद्यालय। अगर मैं इन सभी शब्दों, देखिए ज्ञानार्थी, मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत की थी ज्ञानार्थी, ज्ञानार्थी, विद्यार्थी, ये सारे शब्द लीजिए। ये सारे शब्द अगर हम लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा यहां पर, ज्ञानार्थी, विद्यार्थी, इन सब में आपको क्या लग रहा है, क्या यहां पर संयोग हुआ है? क्या यहां पर शब्द पास पास में आए हैं? नहीं, यहां शब्द पास में नहीं आए हैं, इनमें कुछ ना कुछ राम और अनुज, राम और अनुज, ये दो शब्द थे। और यहां पर भी यही हुआ, प्रत्यक्ष, हमने प्रति जो है वो हमारा उपसर्ग है, हमें पता है, पीछे मूल शब्द जो था वो अक्ष था। यहां पर देखिए निह धन रज, योग, निह योग रज हुआ। विद्या धन आलय, विद्या धन अर्थी, ज्ञानार्थी, ज्ञान धन अर्थी, अर्थ धन ई, उपसर्ग प्रत्यय लगाया हमने ई। तो यहां हमें शब्दों का जो है ये संरचना समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं तो हमने आ लगा दिया, कहीं हमने य लगा दिया, कहीं हमने बड़ी ई लगा दी, कहीं हाँ जो है यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों का जो है हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पर संयोग तो नहीं है, क्योंकि शब्दों का योग नहीं हुआ है। यहाँ पर दो शब्दों के मिलने से हमें एक, हम वो देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शब्दों के मिलने से उनमें योग तो हुआ परंतु कुछ विकार आया। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा ज्ञानार्थियों कि यहाँ पर शब्दों का मेल नहीं हुआ है, यहाँ शब्दों का मेल नहीं हुआ, यहाँ पर वर्णों का मेल हुआ है। क्योंकि यहाँ राम और पीछे जो नुज है उसमें कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ है? यहाँ, यहां पर यहां परिवर्तन हुआ है, यहां परिवर्तन हुआ है, यहां। इसका मतलब ये हुआ कि पदों के जो पदों को अगर हम अलग अलग करें, वर्णों का अगर हम विच्छेद करें, मान लीजिए हमने वर्णों का विच्छेद किया, चलिए राम, अगर मैं इसमें इस तरह से करती हूं कि राम जो है यहां पर राम में मैं अगर वर्णों का विच्छेद करती हूं, देखिए किसका करूंगी मैं, वर्णों का विच्छेद, र प्लस अ ही होगा, अ ही होगा क्या? नहीं, आ होगा, रा धन। अब देखिए यहां पर र के साथ में हमारे पास है म मैंने यहां पर जोड़ा, ये म हो गया। देखिए स्वरों को जब हम अलग करेंगे व्यंजनों से तब क्या हो जाएगा, हल चिन्ह लगेगा इनके साथ में। और अब यहाँ पर मैं दोबारा से, क्योंकि राम हमारे पास शब्द है, अब इसका अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए न, तो यहाँ पर हम न प्लस, यहाँ पर जो है योग कह सकते हैं, इसको प्लस कह सकते हैं, इसको धन कह सकते हैं, आप जिस तरीके से भी इसको समझना चाहें आप कह सकते हैं इसको। ये न हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास उ जो स्वर है, हमारा जो रस्व स्वर है उ, उसका करेंगे, उसके बाद में ज और यहां पर होगा अ। अब देखिए क्या यहां पर इन वर्णों में कहीं पर परिवर्तन आया है? नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि रामानुज में यहां पर तो कहीं परिवर्तन नहीं, ना ही यहां पर कहीं परिवर्तन है। परिवर्तन आया तो कहां आया? इनमें परिवर्तन आया। राम और अनुज शब्द था हमारा, राम और अनुज, इन दो शब्दों को हमने जोड़ा तो परिवर्तन कहां आया? इसमें और इसमें। अच्छी तरह से समझिएगा इस बात को। कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनको समझने की कोशिश करें कि क्या यहां पर ही परिवर्तन क्यों आया, आखिर ऐसा क्यों हुआ।
ऐसा हुआ हमारे संधि यानी योग यानी कि जुड़ाव, मेल की वजह से। क्योंकि संधि में क्या होता है, जब भी, इन सभी में यही हुआ है, देखिए इन सभी में यही हुआ है, जब दो समीपवर्ती वर्ण मैंने आपको बताया स्वर और वर्णों के मेल, स्वर और व्यंजनों के मेल से वर्ण बनते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्वर हो सकता है यहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है विसर्ग हो। तो इन सभी के जो स्वर और व्यंजन का जो वर्ण बनते हैं, उन वर्णों को जब जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं यानी कि प्रथम पद, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रथम पद जो है उसका अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, याद रखिएगा इसको। ये शब्दों का मेल नहीं है, ये है वर्णों का मेल। तो प्रथम पद, यहां पर देखा हमने, हमारे पास आया एक शब्द राम और दूसरा शब्द आया हमारे पास अनुज। आपको यह भी पता है कि हम पदों का प्रयोग करते हैं। पद किसे कहते हैं? जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। लेकिन संधि और समास में भी हम जो भी इनका जब योग करते हैं या संयोग करते हैं और जब हम इनको विभक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाते हैं। अब तो आइए देखें, हमारे पास दो पद आए। हमने रामानुज जो शब्द है, जो रामानुज जो हमारे पास एक बड़ा सा शब्द आया, उसका जब हमने विच्छेद किया, जब हमने क्या किया? विच्छेद किया, तो हमारे सामने दो शब्द आए, राम और अनुज, दो शब्द आए। अब इस राम और अनुज में देखें, इसको हम कहेंगे पहला प्रथम पद और दूसरा कहलाएगा, दूसरा हमारे पास क्या कहलाएगा? इसको परपद भी कहते हैं, इसको पूर्व पद भी कहते हैं और इसको उत्तर पद भी कहते हैं। इसको पूर्व पद भी, क्षमा कीजिएगा, इसको पूर्व पद, इसको जो है, इसको परपद, उत्तर पद और इसको प्रथम पद और पूर्व पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्व पद कहा जाएगा। तो परपद, उत्तर पद, अब इनके योग से समीपवर्ती वर्णों, अब हम आते हैं संधि की परिभाषा पर। हम संधि की परिभाषा पर आते हैं। हमने उदाहरण तो बहुत सारे देख लिए। प्रति प्लस अक्ष, प्रति धन अक्ष हो गया, निह धन रज हो गया, और विद्या प्लस आलय हो गया, यानी विद्या योग आलय हो गया। हमने विद्या धन अर्थी हो गया। तो ये सारे हमने देखे उदाहरण कि इन सब में क्या है? इन सब में दो पद आए हैं। इन सब में क्या आया है? इन सब में दो पद आए हैं। और इन दोनों पदों में क्या किया हमने? जब इनका मेल किया, जब हमने इनका योग किया तो कुछ परिवर्तन आए शब्द में। जब हमने इसका सामासिक पद जो बना, जो इसका समस्त पद बना, तो इसमें क्या, जब हमने इसकी संधि की तब क्या हुआ? इसमें कुछ परिवर्तन आया, कुछ विकार उत्पन्न हुआ। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? संधि की परिभाषा हुई कि जब दो समीपवर्ती वर्ण जो हैं आपस में पास आने के कारण उनमें क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। ये वाला समीपवर्ती वर्ण देखिए, प्रथम पद, जो प्रथम पद है उसका हमारा अंतिम वर्ण म अंतिम वर्ण हो गया। अब देखिए इसका जो द्वितीय पद है यानी पर पद है या उत्तर पद है, इसको द्वितीय पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको द्वितीय पद भी कहा जाता है, पर पद कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। इसका जो द्वितीय यानी दूसरा यानी पर पद का प्रथम क्या? प्रथम वर्ण कहेंगे हम, शब्द नहीं कहेंगे। देखिए शब्द और शब्द का मेल नहीं है यहाँ पर है वर्ण और वर्ण का मेल। तो वर्ण और वर्ण के मेल से जो समीपवर्ती, जब दो समीपवर्ती वर्ण जो हैं वो पास आने के कारण उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार के साथ जो मेल होता है, वहां पर क्या होता है? संधि होती है, जिसके हम क्या कह सकते हैं? संधि का मैंने आपको बताया जोड़ या मेल। और मुख्य रूप से वर्णों के मेल को सीधा आप कह देंगे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप कि वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। लेकिन क्या मैं प्र और र इनके वर्णों के मेल को कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि ऐसा जो है वो संभव नहीं है।
और कहीं अगर ऐसा संभव होता है तो वो सिर्फ संधि में ही होता है, क्योंकि संधि में प्रधान संधि और गौण संधि के माध्यम से कुछ परिवर्तन, विकार जो है वो आगे और पीछे होता है। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल सही है कि वर्णों के मेल या जोड़ से संधि होती है, लेकिन मैं कहूंगी दो समीपवर्ती, उन समीपवर्ती में प्रथम वर्ण जो है वो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम जो है वो क्या, शब्द का या पद का अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यही दो समीपवर्ती वर्ण। इनमें जब आपस में इनका संयोग, इनका जब योग होता है या इनमें जब संधि होती है, तब जो है विकार उत्पन्न होता है। यानी विकार उत्पन्न हुआ ना, यहाँ पर आ की मात्रा आई ना, क्योंकि यहाँ पर अ था, यहाँ पर राम के साथ क्या था, अ था राम के साथ, और फिर यहाँ पर एक अ और आया, और हमारी संधि के अनुसार अ और अ जो मिलकर क्या होता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ बन जाती है। सबको पता है, छोटा सा नियम है कि अ और अ मिलकर, यानी ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। स्वरों को हमें पता है कि हमारे जो 11 स्वर हैं उनमें से जो अ, इ, उ और री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, और उसके बाद में जो हमारे आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और उसके साथ में हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो हमारे हैं, तो अब आप कैसे संधि आपको समझ में आई। संधि का देखिए, यहां तक इतना समझाने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना था कि आपको संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। संधि होती क्या है, संयोग नहीं है, मिठाई वाला नहीं है, पान वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भी क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि संधि में परिवर्तन होता है। ये निश्चित है कि जब भी दो पदों का, दो समीपवर्ती पदों को जब हम रखेंगे पास पास में, और उनमें विकार उत्पन्न होगा अंतिम वर्ण में और प्रथम वर्ण में, तब क्या होगा, तब उनमें विकार उत्पन्न होगा ही, अवश्य होगा ही, और वहीं से संधि होती है। तो संधि का ये जो है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। पता चला आपको, थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जो पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि जो संधि में क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, जिसमें जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण होता है, और जो द्वितीय पद होता है उसका प्रथम वर्ण होता है। इन दोनों के जो मेल से जो है विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने राम और अनुज जो है, तो अ और अ मिलकर आ बने। अब देखें, अब क्या होता है, अब बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं कि जो सरल सी संधियां होती हैं वो तो आपको आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आते ही हम संधि में क्या हो जाते हैं, हम संधि में कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, ये होगा या ये होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये भी सही लगता है, वो भी सही लगता है, ये भी सही लगता है। ये क्यों होता है, जब तक आपके दिमाग में संधि के नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। स्पष्ट रूप से अगर आपने संधि के नियमों को नहीं समझा है, तब तक आप संधि को नहीं समझ सकते। स्वर और वर्णों का मेल, मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजनों के मेल को वर्ण कहा जाता है, और इन्हीं वर्णों, समीपवर्ती वर्णों को जब हम इनमें विकार उत्पन्न होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि जो स्वर और हमारे पास जो स्वर है और हमारे पास जो व्यंजन है, इन्हीं के मेल से वर्ण बनते हैं, और ये वर्ण जो है किस तरह से और विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हो सकता है। स्वर और स्वर के मेल से, इनसे भी संधि हो सकती है। फिर उसके बाद में स्वर और व्यंजन के मेल से भी संधि हो सकती है। अब देखिए, व्यंजन और व्यंजन के मेल से भी संधि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती। व्यंजन
और स्वर के मेल से भी संधि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब हमारे पास विसर्ग जैसा भी है कुछ, क्योंकि हमने विसर्ग सुना है, बचपन से पढ़ा भी है, ये भी होता है, पर ये नियम तो हमें याद होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे दिमाग में सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं है। तो अब देखें, इसके बाद विसर्ग और स्वर भी होते हैं, और यहां पर विसर्ग और व्यंजन भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो संधि है वो इन सब वर्णों के मेल से हो सकती है। जो संधि है वो इन सब वर्णों के मेल से संभव है। तो अब देखें, अब क्यों ऐसा है कि संधि जो है वो, संधि के अगर हम जाते हैं संधि के प्रकार पर, तो संधि के प्रकार जो है वो आपने कितने गिने हैं, कितने माने हैं? सभी को पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है, संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संधि के भेद 3 प्रकार के क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, इस पर हम जाते हैं। मैंने आपको ये बताया, देखिए स्वर और स्वर के मेल से भी संधि हो सकती है, स्वर और व्यंजन के मेल से भी संधि हो सकती है, और हमारे पास जो है व्यंजन और स्वर के मेल से भी क्या हो सकता है, संधि हो सकती है। व्यंजन और व्यंजन के मेल से, व्यंजन और स्वर के मेल से, विसर्ग और स्वर के मेल से, विसर्ग और व्यंजन के मेल से भी संधि हो सकती है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार से संधि संभव है। तो इन 6 प्रकार का जो संधि संभव है, तो इसी से हमारा जो है वो संधि के भेद, इसके अलावा कहीं से भी संधि नहीं हो सकती, इनके अलावा कहीं से भी संधि नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जितने भी संभावी, हमने जितने भी हमारे पास विकल्प थे, उन सब विकल्पों का हमने प्रयोग कर लिया। तो अब देखिए, इन्हीं से हमारे संधि के भेद प्रारंभ होते हैं, इन्हीं से हमारी संधि के भेद निकलते हैं। तो स्वर और स्वर से के मेल से जो संधि होती है वो एक प्रकार से संधि कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी स्वर संधि, क्योंकि स्वर और स्वर के मेल से जो है वो उत्पन्न हुई है। फिर अब देखिए, यहां पर जो है इसको मैं अच्छी तरह से आपके सामने लाना चाहूंगी। स्वर और व्यंजन, यहां पर व्यंजन आया है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, चाहे व्यंजन आगे हो, चाहे व्यंजन हमारे यानी प्रथम पद में हो, चाहे हमारे द्वितीय पद में व्यंजन हो, तो यहां पर कहीं पर भी कुल मिलाकर हमारे सामने व्यंजन आया है। तो व्यंजन जहां पर भी हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे वो आगे हो, चाहे वो जो है दोनों व्यंजन हो, दोनों तरफ, दोनों ही प्रथम पद में या द्वितीय पद में, तो यहां पर दोनों ही तरफ या एक तरफ आगे या पीछे, जैसे मैं आगे या पीछे यानी प्रथम पद और उत्तर पद कह रही हूं, या पूर्व पद और जो है उत्तर पद कह रही हूं, या प्रथम पद या फिर द्वितीय पद कह रही हूं। मैंने आपको बताया कि कुछ भी कहा जा सकता है, प्रथम पद पूर्व पद कहा जा सकता है, उत्तर पद और परपद कहा जा सकता है, द्वितीय पद कहा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यंजन है, तो ये 3 ही प्रकार हुए। तो यहाँ इन तीनों की जो है इनको व्यंजन संधि कहा जाएगा, इनसे व्यंजन संधि होती है। उसके बाद विसर्ग का स्वर के साथ मेल और विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल, तो हमारे सामने सिर्फ ये 2 ही प्रकार, हम विसर्ग को विसर्ग से नहीं जोड़ सकते। विसर्ग को जैसे हमने व्यंजन को व्यंजन से जोड़ा या फिर हमने स्वर को स्वर से जोड़ा, तो ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? ये संभव इसलिए नहीं है कि विसर्ग किसी भी शब्द के अंत में तो आ सकता है, लेकिन विसर्ग से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। आपने क्या कभी कोई ऐसा शब्द देखा है जिसमें विसर्ग से प्रारंभ किया जा रहा हो शब्द? नहीं देखा। तो इसीलिए विसर्ग से विसर्ग का मेल नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही मेल के जो है, ये 2 ही प्रकार से हम इनको मेल कर सकते हैं, 2 ही प्रकार से हम वर्ण बना सकते हैं। तो विसर्ग और स्वर और विसर्ग और व्यंजन, इसलिए इसी से बनती है विसर्ग संधि। किससे बनती है? विसर्ग संधि। तो संधि के हमारे पास 3 ही प्रकार क्यों है? संधि 3 प्रकार की होती है, ये सभी को पता है, लेकिन संधि 3 प्रकार की क्यों होती है ये हमें पता चला इससे
कैसे पता चला हमें? इससे पता चला कि संधि 3 प्रकार की क्यों होती है। क्यों? क्योंकि स्वर के साथ जो मेल है वो स्वर संधि के अंतर्गत होता है। स्वर का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ मेल व्यंजन संधि कहलाता है, और विसर्ग का स्वर के साथ मेल, विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल विसर्ग संधि कहलाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका जो स्पष्ट हो गया होगा आपके मस्तिष्क में कि संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है और संधि किसे कहते हैं। संधि 3 प्रकार की क्यों होती है और संधि किसे कहते हैं। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछ सकते हैं आप। अब आगे आइए देखते हैं हम संधि के जो भेद हैं। हमारे पास 3 भेद आए। पहला स्वर संधि, दूसरा हमारे पास आया व्यंजन संधि, तीसरा हमारे पास आया विसर्ग संधि। 3 भेद आए आपके पास। अब आइए बढ़ते हैं हम इनके भेदों की तरफ, क्योंकि हमने संधि देखा, संधि में संयोग नहीं होता, संधि में मेल से विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि वो क्या है। और इनका संधि शब्दों का जब हम विच्छेद करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। विग्रह नहीं, संधि का विलोम होता है विग्रह। लेकिन यहां पर हम संधि का क्या कर रहे हैं? विच्छेद कर रहे हैं। ये शब्द है हमारे पास, हमने रामानुज शब्द का क्या किया? विच्छेद किया। तो हमने, क्योंकि उसमें संधि हुई थी इसलिए हमने क्या किया? उसका विच्छेद किया हमने उसका। और अब आइए हम देखते हैं कि आगे क्या हम करने वाले हैं। हम करने वाले हैं स्वर संधि के भेदों का अध्ययन। अब मैं आपसे पूछूंगी कि स्वर संधि के भेद, सबसे पहले तो हम स्वर संधि पर आते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो यहां पर आपको इस परिभाषा से पता, इस स्वर और स्वर के मेल से यहां पर परिभाषा अपने आप ही स्वतः ही आपके मस्तिष्क में आ जाती है कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर के बाद स्वर के मेल से, स्वर के बाद स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर और व्यंजन के बाद, व्यंजन और व्यंजन के बाद, व्यंजन और स्वर के बाद जो भी उनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग और स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों की परिभाषाएं अपने आप ही इन जो हमारे सामने जो नियम जो मैंने आपके मिलान के, जो वर्णों के मिलान के जो आपके ये जो लिखे हैं, इन 6 बिंदुओं से ही हमारे पास तीनों की परिभाषाएं आ जाती हैं। तो अब आते हैं हम, जिसे कहा जाता है नाम याद करने में भी समस्या होती है, हमें नाम याद करने में भी समस्या होती है, ऐसे स्वर संधि के नियमों की तरफ। स्वर संधि आपने देखा, स्वर संधि हमारे पास क्या है? स्वर संधि जो है वो स्वरों के मेल से है। तो स्वर संधि आ गए हम स्वर संधि पर। बहुत इजी है मैम, बहुत सरल है मैम, सब कहते हैं मैम सब सरल है, लेकिन जब हम संधि के भेदों, स्वर संधि के भेदों की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लगता तो बहुत सरल था। स्वर राम और अनुज के मेल से रामानुज बन गया, लेकिन उसके बाद जो आ रहा है वो व्यंजन संधि में तो नहीं है। अरे वो कहीं विसर्ग संधि का उदाहरण तो नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में कि आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, और फिर हमारा दिमाग वहां पर जो है उस स्थिति में आ जाता है कि हम क्या सही करें। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में स्पष्ट जो है प्रारूप नहीं होगा, तब तक आप, जब तक आपके पास स्पष्ट रेखा चित्र नहीं होगा, तब तक आप स्वर संधि के सभी नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। स्वर संधि के नियमों को समझने के लिए, स्वर संधि के नियमों को समझने के लिए मैं सिर्फ छोटी सी ट्रिक आपको समझाऊंगी। स्वर कितने होते हैं? कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 11। आइए, अ, आ,
ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने स्वर हो गए? कितने स्वर हैं ये? बताइए कितने स्वर हैं? तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो स्वर हैं ये तो 11 हैं, ये तो 11 है। तो आप जो है बहुत सारी पुस्तकों में दिया जाता है 10 है, क्योंकि हम री को नहीं मानते, ये संस्कृत का है। लेकिन यहां पर तो मुझे दिख रहा है 11 है, क्योंकि री हमारी हिंदी में है। री जो दीर्घ स्वर है री का, वो संस्कृत में है, हमारी हिंदी में नहीं गिना जाता है। लेकिन री जो है वो हमारी हिंदी में है, इसीलिए हम स्वरों को 11 गिनते हैं। और संधि में ये 11वां स्वर भी उपयुक्त होता है। उपयुक्त जो है, इन सभी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जितने भी स्वर हमको नजर आ रहे हैं, हम इन्हीं सभी स्वरों के साथ हम संधि करते हैं। तो जब इन सभी स्वरों की संधि होती है तो स्वर भी तो 11 ही कहलाएंगे, क्योंकि हम इनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं। तो हमारी हिंदी में री, रस्व री जो है वो तो प्रयोग में आती है, लेकिन दीर्घ री हमारे नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत में है। तो यहां पर हमारे समक्ष 11 स्वर हैं, और इन्हीं 11 स्वरों के, देखिए इन्हीं 11 स्वरों से मैं आपको यहां पर समझाऊंगी दीर्घ संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? कोई कहेगा मैम याद नहीं है, कोई कहेगा मैम 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 5। ज़्यादातर प्रश्न पूछने पर, क्योंकि अब आप प्रतियोगी परीक्षा में कोई पहली बार दे रहा होगा, कोई दूसरी बार दे रहा होगा, कोई कुशल हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, तो कहीं पर आपको सही उत्तर भी मिल जाएगा 5। लेकिन 5 क्यों होते हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि स्वर संधि के भेद जो होते हैं 5 ही क्यों होते हैं? 6 क्यों नहीं हो सकते? 7 क्यों नहीं हो सकते? 3 क्यों नहीं हो सकते? 4 क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जैसे आपने विचार कभी किया था कि संधि के 3 ही भेद क्यों कहलाते हैं, संधि के 3 ही भेद क्यों कहलाते हैं, वैसे ही मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि संधि में स्वर संधि के 5 ही भेद क्यों कहलाते हैं, उसका भी एक आपके सामने, क्योंकि हमारी जो व्याकरण है वो बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक हमारी जो हिंदी भाषा है ना, बोला भी वही जाता है, पढ़ा भी वही जाता है, लिखा भी वही जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं है CUT कट है ना, HUT हट, GUN गन, और CAT कैट, BAT बैट, BUT बट। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो बोला जाता है, जैसे उसमें स भी है, सी को क भी कह सकते हैं, तो इस तरह से जो है हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हमारी हिंदी में भी सब चीज़ों का हमारे पास प्रमाण है कि ऐसा इसलिए यहाँ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण आपके सामने मैं अभी दे रही हूं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों संधि में हमारे, क्यों स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं, ऐसा क्यों है? तो जैसे जैसे आप नियमों को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप नियमों को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे ही, मैं उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ नियमों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब तक हम किसी चीज़ के जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाती, स्पष्ट नहीं हो पाती कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। उसके लिए ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये इसके पीछे क्या कारण है। कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जब हम इन सबको देखेंगे कि ये जो हमारे सामने 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को जब हम मेल करेंगे तब हमारे सामने क्या रूप प्रस्तुत होता है इन स्वरों के मेल का, तब हमें पता चलेगा। तो देखिए हमारे सामने जो ये जो अ आ है, ये जो ई है, ये उ है,
ये जो ए ऐ है, ओ औ है, री है, ये सभी, जैसे इसको देखिए, री को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से री को हटा दूं तो हमारे सामने सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, एक ही जाति के स्वर, अ आ एक ही जाति के स्वर हैं, ई एक ही जाति के स्वर हैं, उ एक ही जाति के स्वर हैं, ए ऐ ओ औ एक ही जाति के स्वर हैं। तो ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। आपको स्वरों के बारे में भी बता दूं मैं कि स्वर जब एक जैसे होते हैं तो वो सजातीय कहलाते हैं, और बाकी जो है दूसरे जो स्वर हैं, जो दूसरे हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विजातीय या फिर अन्य जो सामान्य जो हमारे कहलाते हैं स्वर। तो जब भी क्या होता है, दीर्घ संधि में जब भी स्वर जो हैं, दो सवर्ण स्वर, अब यहां पर क्या बताया आपको कि स्वर संधि में जो स्वर होते हैं वो आपस में उनका मेल होता है। तो यहां हम आते हैं सबसे पहले, अब देखिए सबसे पहले हम इन्हीं स्वरों के मेल से करते हैं, इन्हीं स्वरों के मेल से प्रारंभ करते हैं। देखें हमारे पास जब हम दो सजातीय स्वरों का मेल करते हैं, किसका, दो सजातीय स्वरों का, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर अ और अ जो है, अ योग अ, इनका भी मैं मेल कर सकती हूँ। अब देखिए अ और आ, इसका भी मैं मेल कर सकती हूँ, आ और अ, इसका भी मैं मेल कर सकती हूँ, आ और आ, इसका भी मैं मेल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। इन सभी जो है स्वरों का, सजातीय स्वरों का मैंने मेल किया। तो इसके लिए मेरे पास क्या, कि जब भी ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर, इन सभी का जब मेल होता है तब जो परिणाम निकलता है वो निकलता है दीर्घ स्वर। क्या निकलता है, दीर्घ स्वर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनके साथ अगर मैंने मेल किया, अगर मैंने इनके साथ मेल किया सजातीय स्वरों का, तो वो सजातीय स्वरों में से जो दीर्घ स्वर होगा वो इसका उस विकास से, उस मेल से उत्पन्न वो क्या होगा, वह दीर्घ स्वर होगा। इसी तरह से मैं ये जो दो सजातीय स्वर हैं, देखिए मैं इनकी तरफ नहीं जाती हूं, मैं अभी इनकी तरफ नहीं जाती हूं क्योंकि ये संधि के अलग नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं जाती हूं आपके ई और उ की तरफ, ई और उ की तरफ, क्योंकि वो संयुक्त स्वर हैं, वो संयुक्त स्वर हैं, वो अ और ई के मेल से, अ और उ के मेल से बने हैं, इसीलिए मैं उन पर नहीं जाती, मैं सिर्फ यहाँ तक आती हूँ, अ आ ई और उ तक। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने अ और अ का मेल किया। अब यहाँ पर मैं करूँगी ई और ई का मेल, ई और ई का मेल। अब यहाँ पर देखें, अब मैंने जो है ह्रस्व ई से मिलाया, ह्रस्व ई से मैंने यहाँ पर मिलाया। अब देखें यहाँ पर, अब दीर्घ ई से मैं मिला रही हूँ, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई से मैंने मिलाया ह्रस्व ई को, ह्रस्व ई को यहाँ पर दीर्घ ई से मिलाया मैंने दीर्घ ई को। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जब भी किसी भी ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर का मेल होता है तब भी दीर्घ स्वर बनता है। जब भी ह्रस्व स्वर ई, यहाँ पर भी वही नियम हमारे सामने है, ई और ई, ई और ई, ई और ई, ई और ई और ई, यानी चाहे स्वर ह्रस्व स्वर इधर हो, इधर ह्रस्व स्वर हो, इधर ह्रस्व स्वर, इधर दीर्घ स्वर हो, इधर हमारे सामने दीर्घ स्वर है और इधर ह्रस्व स्वर है, और इधर दोनों में हमारे पास क्या है, दीर्घ स्वर। चाहे कोई भी स्वर हो लेकिन वो सजातीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। तो उसका जो, उनकी जो संधि होगी उससे जो विकार उत्पन्न होगा, उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, हमारे सामने उसका परिणाम होगा दीर्घ स्वर। तो जब हम ई और ई या ई और ई या ई और ई इनका मेल करेंगे तो हमारे समक्ष क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर आएगा। हमारे समक्ष क्या आएगा, दीर्घ स्वर आएगा। अब देखें
हमारे पास एक और जोड़ा है अभी, एक और सजातीय स्वर है अभी, उ और ऊ। तो उ और ऊ को हम करते हैं, देखिए रस्व उ और रस्व उ को मिलाएंगे हम, यहाँ पर उनकी संधि करेंगे। अगर हम रस्व उ और दीर्घ उ इनको मिलाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, दीर्घ उ और रस्व उ इनको मिलाएंगे, अगर हम दीर्घ उ और दीर्घ उ को मिलाएंगे, यहां पर वही है, सजातीय स्वर जहां पर भी मिलेंगे, सजातीय स्वर जहां पर भी मिलेंगे वहां पर उसका परिणाम जो है वो दीर्घ ही होगा, दीर्घ स्वर ही होगा। तो हमारे सामने क्या परिणाम निकल रहा है, हमारे सामने क्या परिणाम निकल रहा है, हमारे सामने परिणाम ये निकल रहा है कि सजातीय समान स्वर जो होते हैं वो सभी जब आपस में मिलते हैं, जब उनमें संधि होती है, तब उसका परिणाम जो है वो दीर्घ स्वर ही निकलता है। क्या निकलता है, दीर्घ स्वर ही हमारे सामने निकलता है। तो यहां पर हमारे सामने परिभाषा क्या आती है, हमारे सामने पहली परिभाषा आती है, यानी स्वर संधि का पहला भेद हमारे सामने आता है कि दो सवर्ण स्वर सजातीय स्वर जब पास पास आते हैं और उन दोनों में क्या होता है, मेल होता है, और उन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें वो जो विकार है वो दीर्घ स्वर के रूप में होता है। तो दो सवर्ण स्वर जब पास पास में आते हैं तो दोनों मिलकर उस वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं, और यही जो है वो दीर्घ संधि कहलाता है। ये नियम दीर्घ संधि का नियम है। तो हमने यहाँ पर अ को आ से मिलाया, इ को ई से मिलाया, उ को हमने ऊ से मिलाया, और हमारे सामने जो है वो क्या आ गया, हमारे सामने हमारा पहला नियम आया। स्वर संधि का जो भेद है, स्वर संधि का हमारे सामने पहला भेद है वो है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की परिभाषा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। अगर इससे संबंधित यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कोई भी अपने सुझाव नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आया है तो आप जो है थम्स अप अपना जो है लाइक का बटन थम्स अप जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ये पहली क्लास है, तो इस पहली क्लास में संधि के ये नियम आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन संधि कितनी कठिन से कठिनतर होती जाती है, कठिनतम होती जाती है, उसका जब हमारे सामने प्रश्न आता है तब पता चलता है। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए आपको संधि के ये नियम यहाँ याद होने चाहिए, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो आइए हम अगला जो है उसकी तरफ, अब अगर हम इतने बड़े नियम 4, 8, 12 ये 12 नियम हैं, आपको पता है 121 नियम हैं संधि के। हम संधि के 121 नियमों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 121 नियम तो हमारे दिमाग में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? 121 में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है। उन 121 को हम कैसे ट्रिक्स के माध्यम से, छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं उनके माध्यम से हम कैसे याद करें, कैसे हमारे दिमाग में बिठा लें कि स्वर संधि बस एक ही जो है, हम अगर एक ही रेखा चित्र बनाते हैं और उस रेखा चित्र में हमारे सामने स्वर संधि क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने ये जो रेखा चित्र है वो आता जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं नियमों को हम छोटा बना लेते हैं। तो इन्हीं नियमों को हम छोटा कैसे बनाएंगे, देखिए अब हम इन्हीं नियमों को छोटा कैसे बनाएंगे, धन योग प्लस। अब यहां देखते हैं, अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इनको नियमों को हमको संक्षिप्त करने के लिए अब हम इनमें थोड़ा सा परिवर्तन ये ला देते हैं कि अब इसमें हम उन नियमों को ऐसे कर लेते हैं। अब ये क्या कहलाता है, विकल्प या स्लैश, या तो ये या तो ये। अब हमने क्या किया, इनको नियमों को हमने क्या किया,
संक्षिप्त कर दिया। जहां पर हमें 4 नियम याद करने थे वहां हमने सिर्फ एक ही नियम याद किया है। हमने क्या किया? सिर्फ एक ही नियम याद किया। तो यहाँ पर हमारा, चाहे हम अ को आ से करें, अ को आ से करें, चाहे आ को अ से करें, चाहे आ को आ से करें, किसी भी तरह का, अब हमारे सामने देखो, अब इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं, किसी भी तरह का। अब यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर जो है अ और जो है यहाँ पर हमारे सामने आ हो सकता है, यहाँ पर हमारे सामने आ हो सकता है, यहाँ पर अ हो सकता है, अ हो सकता है। इस तरह से हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ एक छोटा सा जो है हमारे सामने, सिर्फ एक छोटा सा नियम है हमारे सामने। क्या हमारे सामने एक छोटा सा नियम है कि हम किसी को भी कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी को भी कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर किसी को भी कहीं पर भी हम रख सकते हैं। तो रिजल्ट, जो परिणाम है वो हमारा दीर्घ जो स्वर है हमारा वही निकलेगा, यानी आ। दूसरा जो हमारा नियम है, दूसरा नियम हमने देखा, हमने 4 तरह से जो 4 नियम थे, ई और ई से जो स्वजातीय स्वर हैं उनको मिलाया हमने, ई और ई, धन ई और ई। कुछ भी हो सकता है, आगे ई हो सकता है, या फिर ई हो सकता है, या फिर ई का मेल हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक संक्षिप्त हमारे सामने क्या आ गया? हमारे सामने संक्षिप्त सूत्र आ गया। अब देखें, उ और उ, उ और उ, या तो फिर ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब प्रथम वर्ण का जो हमारा अंतिम, प्रथम वर्ण का जो हमारा अंतिम, प्रथम शब्द का जो हमारा अंतिम वर्ण है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। जो द्वितीय पद है हमारा, जो द्वितीय पद है हमारा, जो द्वितीय शब्द है हमारा, जैसे हम पद कहते हैं, तो यहाँ पर उ हो सकता है या उ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा? विकार उत्पन्न क्या होगा? क्या उनके मेल से क्या बनेगा? उ ही बनेगा। तो जब ये तीनों आएंगे हमारे संधि के माध्यम से, तब वो क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि। क्योंकि यहाँ पर कौन से स्वर आ रहे हैं? परिणाम के तौर पर हमारे सामने कौन से स्वर आ रहे हैं? दीर्घ स्वर आ रहे हैं। तो दीर्घ संधि मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं अभी सिर्फ आपको नियम समझा रही हूं, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से नहीं समझा रही हूं, क्योंकि उदाहरण में हम बाद में जाएंगे। जब तक हम चारों स्वर संधि के जितने भी हमारे नियम हैं हम उनको कर लेंगे, उसके बाद हम जो है उदाहरण पर जाएंगे। क्योंकि उस समय मैं आपसे ये नियम पूछूंगी, उस समय मैं आपसे ये नियम पूछूंगी कि क्या इस नियम के अंतर्गत ये हो सकता है? क्या ये उदाहरण दीर्घ संधि का हो सकता है? क्या ये उदाहरण अगली संधि जो जिस पर मैं आ रही हूं उसका हो सकता है? तो उस समय आप मुझे बताएंगे कि हाँ मैम, ये उदाहरण पक्का इसी का है, क्योंकि हमने वो नियम याद किए हैं। उसके लिए आपको ये नियम याद करने पड़ेंगे। ये जो संक्षिप्त नियम मैंने आपको बताए हैं, ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, और इन्हीं नियमों के अंतर्गत जो है, इन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको संधि स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। संधि, स्वर संधि का जो हमारा अगला है, उसके नाम को मैं नहीं बताऊंगी आपको। उसके नाम को मैं क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि वो अपने आप में ही जो है आपको अपनी विशेषता दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा? मैंने आपको कहा था कि देखिए 5 प्रकार क्यों हैं, मैं उस पर जाऊंगी। 5 है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। क्यों है हम उसको बताएंगे। तब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि छठा क्यों नहीं है, 7वां क्यों नहीं है, तीसरा क्यों नहीं है, स्वर संधि के क्यों नहीं है इतने भेद, 5 ही क्यों हैं। तो विशेषता, स्वरों की विशेषता क्या है, स्वरों की विशेषता क्या है, इस पर आप थोड़ा सा मुझे सोच कर बताएंगे कि स्वर की क्या विशेषता होती है, स्वरों की क्या विशेषता होती है। क्या अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ में कुछ तो विशेषता है? सब स्वर एक जैसे तो नहीं। दिखते, लिखते, पढ़ते, क्यों नहीं लिखते, दिखते, पढ़ते, कुछ तो विशेषता होगी। तो इसी विशेषता को हम अपने अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें जानेंगे, और उसके बाद में हम उसके स्वर संधि के अगले भेद तक पहुंचेंगे। क्योंकि उस विशेषता को जाने बिना,
उस विशेषता को समझे बिना आप स्वर संधि का अगला भेद नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, उस विशेषता को समझें, उस विशेषता को खोजने की कोशिश करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, क्योंकि जब तक दिमाग पे जोर नहीं डलेगा तब तक आगे पढ़ना मुश्किल होगा। तो दृढ़ निश्चय रखें और सफलता बस थोड़े ही कदमों के आगे है आपके सामने। सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दें। कठोर परिश्रम और उसके साथ में कुशल दिमाग, कुशल मस्तिष्क, एक रणनीति बनाएं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको इतने बड़े व्याकरण के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है और कितने दिनों में करना है। थोड़ा कैसे हम पाठ्यक्रम को बांट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कक्षा में बताती रहूंगी। इसी के साथ मैं आपकी हिंदी की सहयोगी, आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि सहयोगी क्यों, क्योंकि मैं आपका हिंदी का जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आप इधर उधर किताबों से पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक लाइक एंड शेयर नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं। जब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी तब तक जो है लाइक एंड शेयर का ये जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा। तो अपने सहपाठियों को जरूर बताएं इस कक्षा के बारे में और शेयर करें और उनको लाइक करने के लिए भी कहें, क्योंकि जब तक आप पसंद नहीं करेंगे तब तक दूसरों को कैसे पसंद करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।